गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम बात करेंगे हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। मतलब हेनरी लॉ क्या था ये तो पता है आपको। हेनरी लॉ शॉर्टकट में एक बार फिर से बता दे रहे हैं। हेनरी लॉ ये था कि कोई भी मान लीजिए कोई गैस है, ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट है कोई, या मान लीजिए वाटर है और इसमें आपने ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। तो ऑक्सीजन गैस कुछ घुलेगा अंदर जाकर और कुछ बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो इस पर प्रेशर लगाएगा। मतलब अगर ऑक्सीजन गैस इसके अंदर कुछ डिसॉल्व है तो कुछ इस डिसॉल्व में से वेपोराइज होकर वेपर्स के रूप में यहाँ पर है। मतलब अगर ये ऑक्सीजन गैस है, अगर ये ऑक्सीजन गैस जो डिसॉल्व नहीं है उसका पार्शियल प्रेशर P है, तो हेनरी लॉ ये कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी होगा, माने ये जो गैस सॉल्युबल हुआ है वाटर में, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। या एक गैस है तो सीधे प्रेशर, दो गैस है तो पार्शियल प्रेशर, और नहीं तो एक गैस है तो सीधे। मतलब सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये प्रेशर समझ में आया क्या है? ये प्रेशर है उस गैस का पार्शियल प्रेशर जो गैस डिसॉल्व हुआ है इसके अंदर, और कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं हुए हैं। तो ये है आपका हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ में दोनों बात है, या तो सॉल्युबिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कर दीजिए प्रेशर के, और नहीं तो प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S लिख दीजिए। दोनों लिख सकते हैं। दोनों में से कौन कब लिखना है ये प्रॉब्लम आपका डिसाइड करेगा। मींस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होगा वो आपको बताएगा कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वाला रिलेशन लो या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी वाला रिलेशन लो। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले एक और चीज समझो, ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी किस किस टर्म में हो सकता है? हो सकता है मोल फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है ये सॉल्युबिलिटी मोलैलिटी के रूप में हो सकता है ये सॉल्युबिलिटी मास के रूप में अलग अलग हो सकता है ये सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी के रूप में है। बिकॉज सॉल्युबिलिटी क्या है? कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जब लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा तो इसी को तो मेजर करते हैं हम सॉल्युबिलिटी के रूप में। तो जब डिसॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है उस सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड के अंदर गैस बन रहा है, गैस लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व हो रहा है तो सॉल्यूशन तो बना ही। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट गैस है और सॉल्यूशन बनेगा तो उसका कंसंट्रेशन होगा कि नहीं, और कंसंट्रेशन को ही यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं हम। और कंसंट्रेशन को बहुत सारे रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, सीखे हैं पहले क्लास में, मोल फ्रैक्शन में, मोलैलिटी में, मास में, मोलैरिटी में, किसी भी चीज में आप सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो रॉल्स लॉ, ये हेनरी लॉ को ये भी लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी। मान लीजिए आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन ले रहे हैं, मान लीजिए ऊपर वाला कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हेनरी लॉ यही है। तो सॉल्युबिलिटी को हो सकता है मास ले लें, या सॉल्युबिलिटी में हो सकता है मोलैरिटी ले लें, तो मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या हो सकता है सॉल्युबिलिटी में आप ले लें मोल फ्रैक्शन x, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब सॉल्युबिलिटी को बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और सब सही है अपने अपने जगह पर। मेन बात क्या है जरा समझिएगा। मेन बात ये है S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P लें कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S लें। इस बात को भी क्लियर कर लीजिए। अभी हम क्लियर कर ही देते हैं इसको। मान लीजिए आप ये रिलेशन ले रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, और सॉल्युबिलिटी में आपने स्पेशली लिया मोल फ्रैक्शन को, है ना, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो मोल फ्रैक्शन अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम हेनरी कांस्टेंट। So x is equal to kh into p। अच्छा ये बताइए x is equal to kh into p, तो kh बराबर क्या? x by p। x का तो कोई यूनिट होगा नहीं, मोल फ्रैक्शन है, मोल्स का रेशियो है, तो ये तो यूनिट होगा नहीं इसका। और नीचे क्या है? p, प्रेशर। प्रेशर का बार या atm रखिए तो बार इनवर्स या atm इनवर्स। माने अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बार
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या x इज इक्वल टू kh into p, मतलब ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप ये मानते हैं p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, माने प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को मान लीजिए हम मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को आप कितने भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मान लीजिए कि हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kh into x। तो kh बराबर क्या हो जाएगा, p बटा x। अच्छा, x का कोई यूनिट होगा क्या, x का कोई यूनिट नहीं होगा, p का यूनिट होगा, p का यूनिट होगा बार या atm। तो उस हिसाब से अगर सोचे तो बार बटा कोई यूनिट नहीं, x है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का कोई भी पर्टिकुलर यूनिट नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे कि अगर kh का न्यूमेरिकल वैल्यू बार के टर्म में दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू बार के रूप में दिया हुआ है, यूनिट है kh का बार, तो समझ जाइए कि निश्चित रूप से जो हेनरी कांस्टेंट जो हेनरी लॉ जो यूज हुआ है वो हुआ है p इज इक्वल टू kh into x। मतलब ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि विच टाइप ऑफ यूनिट इज एसोसिएटेड विद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ kh। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करते हैं। अब हम सीधे सवाल पर आते हैं। आई होप इतना बात समझ में आया हो, और ये भी समझ में आया हो कि सॉल्युबिलिटी कोई ज़रूरी नहीं कि मोल फ्रैक्शन में ही हो सकता है सॉल्युबिलिटी मोलैलिटी के रूप में हो सकता है सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी के रूप में। देयर आर सो मेनी वेज टू रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी, तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ओके, तो इतना बात हम समझते हैं कि क्लियर होना चाहिए सवाल बनाने से पहले। अब क्वेश्चन पर आते हैं सीधे, एंड क्वेश्चन है, इसको मिटा दें हम। आई होप ये बात तो समझ में आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, एंड क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन हेनरी लॉ पर, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन। पहला क्वेश्चन है द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन dissolved for O2 dissolved in water is 4.34 into 10 to the power 4 atm at 25 degree C. 25 degree C. If the partial pressure of O2 O2 in air is 0.2 atm under atmospheric conditions. Atmospheric condition. Calculate the concentration. In mole
ऑक्सीजन इन वाटर in equilibrium with air with air at 25 degree C at 25 degree C ऐसा करके दिया होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए क्या होगा इसका solubility मतलब कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो solubility is a kind of concentration। सबसे पहले के क्वेश्चन को समझिए, जब भी इस तरह का हेनरी लॉ के सवाल को खासकर ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है। इसमें कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब कि ये वाटर है, ध्यान से देखिए ये क्या है, ये वाटर है, ये वाटर है और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व है ऑक्सीजन। मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का गैस होगा O2 होगा, तो प्रेशर लगाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी होगा, कुछ ना कुछ होगा ना जी। अच्छे तो कह रहा है कि द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू O2 के लिए माने KH फॉर O2 कितना दे रखा है 4.34 into 10 to the power 4 ATM। अच्छा KH का वैल्यू ATM में दे दिया 25 डिग्री C पर। इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर इज, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एयर इज 0.2 ATM। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 in air is 0.2 atm under the atmospheric condition. Calculate the concentration in mole per liter of dissolved oxygen in water in equilibrium with air। देखिए सवाल ये है, इस सवाल में थोड़ा सा फोटो को हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। फोटो को समझने का बहुत जरूरत है, इसको बंद नहीं रखना है, इसको खोल के रखना है। क्यों खोल के रखना है भाई? क्योंकि सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एयर इसमें डिसॉल्व हो रहा है और एयर में तो ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, उसमें से ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना दे रखा है 0.2। माने आप ये मान के चलो कि ये ओपन वेसल है और इसमें वाटर है और इसमें एयर जो है डिसॉल्व हो रहा है। एयर डिसॉल्व हो रहा है तो उसके साथ साथ कौन डिसॉल्व होगा? ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगा, नाइट्रोजन भी। बट हमको ध्यान देना है ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन की बात पूछ रहा है और ऑक्सीजन का ही सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, नाइट्रोजन का नहीं पूछ रहा है, इसलिए ध्यान देना है सिर्फ ऑक्सीजन पर। तो आप ये मान लो KH का वैल्यू ऑक्सीजन के दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी दिया है। आप ये बताओ KH का वैल्यू का जो यूनिट है वो क्या है? ATM है। और अभी भी देखें कि KH के यूनिट में अगर ATM है सिर्फ, तो आपको पता चल गया कि हेनरी लॉ कौन सा आपको यूज करना है। आपको यूज करना है पार्शियल प्रेशर दिस इज इक्वल टू KH इनटू सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में भी हो सकता है, सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी में भी हो सकता है, सॉल्युबिलिटी मास में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए सवाल ये है कि KH का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा प्रेशर बटा सॉल्युबिलिटी। यहां से दो चीज पता चल रहा है, प्रेशर का यूनिट ATM होगा और सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म में होगा, तभी तो उसका कोई यूनिट नहीं आएगा और सिर्फ यूनिट बच जाएगा किसका? प्रेशर का। तो ये क्या हो जाएगा? ATM हो जाएगा। माने प्रेशर ATM में यहां मिलना, इस बात का सब KH का जो वैल्यू है वो ATM में यहां पर उसका यूनिट है। इससे ये पता चल रहा है कि आपको एक तो ये फार्मूला यूज करना है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ये वाला फार्मूला यूज करना है। एक बताया था सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला इसलिए यूज किया क्योंकि हमको हिंट मिल गया कि यहाँ पर KH का जो यूनिट है वो क्या है? ATM है। ATM है इसका मतलब कि KH ATM तभी हो सकता है जब ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तभी तो प्रेशर बराबर KH इनटू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के रूप में होगा, तभी तो यूनिट लेस होगा। अच्छा मान लो सॉल्युबिलिटी
मास के रूप में होता तो केजी हो जाता, नीचे यूनिट हो जाता केजी, और नीचे केजी यूनिट होने का मतलब है कि एटीएम पर केजी यूनिट होना चाहिए था केएच का, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है एटीएम। इस बात का सबूत है कि यहाँ निश्चित रूप से सॉल्युबिलिटी जो है ये मोल फ्रैक्शन में है। द सॉल्युबिलिटी मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ क्या मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के टर्म में होना चाहिए। तो अब हम ऑक्सीजन के लिए हेनरी लॉ लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे? P of O2 this is equal to kH of O2 into X of O2। नाइट्रोजन गैस के लिए लिखना होगा तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ हो जाता P of N2 kH of N2, लेकिन नाइट्रोजन पे बात कह नहीं रहा है, एयर में तो दोनों बात है, लेकिन नाइट्रोजन के बारे में कोई बात कह नहीं रहा है, सीधे ऑक्सीजन को लेके चलना है आपको। ऑक्सीजन के बारे में जानकारी दे रखा है तो ऑक्सीजन को लिख दिए। अब जो XO2 है ये हम लिखेंगे, कितना आ जाएगा? PO2 by KH of O2। तो XO2 माने मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बराबर कितना हो जाएगा? P of O2, कितना एटीएम दिया हुआ है? 0.2 एटीएम, एंड KH of O2 ये वाला कितना दिया हुआ है? 4.34 into 10 to the power 4 एटीएम। एटीएम कट गया तो XO2 जो है ये कितना आ गया? 0.2 बटा 4.34 है ना, और ये ऊपर चला जाएगा 10 to the power -4 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 0.2, इसको रिजॉल्व, इसको काटोगे आप कितना है? 0.2 डिवाइडेड बाय 4.34, तो ये आएगा 0.046, ये आएगा 0.046 into 10 to the power -4। अच्छा इसको अगर लिखें हम पॉइंट के रूप में 4.6 into 10 to the power -6, ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका? O2 का। माने सॉल्युबिलिटी हमने निकाल लिया किस चीज के रूप में? O2 के रूप में निकाल लिया, सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के रूप में निकाल लिया। माने यहाँ जो सॉल्युबिलिटी हमको मिला, माने ये XO2 क्या है? XO2 है सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 in terms of solubility of O2 in terms of mole fraction। लेकिन सवाल पढ़िए तो सवाल में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन माने solubility in mole per liter, they are asking in terms of mole per liter, that means molarity, and what we have calculated is in terms of mole fraction, so there is difference। तो हमको mole fraction से बदल कर ले जाना होगा किस चीज में? मोल फ्रैक्शन से बदल के ले जाना होगा हमको मोलैरिटी की ओर। कैसे ले जाएंगे हम? तो इस बदलाव को भी हम कर सकते हैं, ये वाला मिटा सकते हैं। देखो भाई ये सिर्फ देखो भाई ये जो एयर डिसॉल्व हुआ है उसमें एयर जो इक्विलिब्रियम में है इस वाटर के साथ, तो इसके अंदर कौन डिसॉल्व हुआ है? O2 डिसॉल्व हुआ तो होगा नाइट्रोजन भी, लेकिन नाइट्रोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो O2 के बारे में सोचो सिर्फ। तो यहाँ पर इन सॉल्यूशन ही बनाना भाई, आप इस भ्रम में मत रहना कि सॉल्यूशन नहीं बना। गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूशन तो बना है। तो इन सॉल्यूशन O2 and H2O are present, H2O are present। अच्छा मान लीजिए
ये है मोल ऑफ H2O, ये है मोल ऑफ H2O प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और ये क्या है, मोल ऑफ O2 प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। हालांकि मोल ऑफ N2 भी होगा, क्योंकि एयर डिसॉल्व हो रहा है, उसमें से O2 तो डिसॉल्व हो ही रहा है, N2 भी हो ही रहा होगा, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका नाम कोई जानकारी नहीं दिया, सब O2 ही ट्रीट करके चलो। अच्छा, कहा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, ये क्या है, मोल ऑफ O2 बटा टोटल मोल, यही हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो आप अगर लिखोगे मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल में क्या आएगा, मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो आया वो आया मोल ऑफ O2 बटा मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ H2O। अच्छा बताइए, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो H2O का कितना लीटर लेते हैं, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में कितने मोल, तो 1000 बाई 80 मतलब 55.55, ये पढ़े होंगे आप लोग। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 वहां से क्लियर हो गया है, कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 है 4.6 into 10 to the power minus 6, this is equal to mole of O2 and mole of O2 plus mole of 55.55। और ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी वाटर में कुछ ना कुछ तो है, बट अगर इन दोनों मोल को जोड़ेंगे हम, तो इन दोनों मोल का जो सम होगा वो नियरली इक्वल टू मोल ऑफ H2O के बराबर होगा। माने आप ये समझो कि इन दोनों का जो जोड़ है वो मोल ऑफ H2O के बराबर होगा, और मोल ऑफ H2O का मतलब हुआ, मतलब NH2O प्लस NO2, इन दोनों में बड़ा कौन है, NH2O, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है और बहुत कम ऑक्सीजन डिसॉल्व है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा NO2 प्लस NH2O नियरली इक्वल टू NH2O, यही ज्यादा है, NH2O यहाँ रख दी, अब NH2O यहाँ हो गया 55.55, तो मोल ऑफ O2 बराबर कितना हो गया, 55.55 into 4.6 into 10 to the power minus 6। अब डिसॉल्व, अब इसमें ये करो, मल्टीप्लाई करो, 55.55 into 4.6 कितना हो गया, 255.53 into 10 to the power minus 6, 2 को 0 को उधर घटाओ, 2.55 into 10 to the power minus 4 मोल, माने मोल ऑफ O2 आ गया, मोल ऑफ O2 कितना आ गया, मोल ऑफ O2 आ गया आपका 2.55 into 10 to the power minus 4। अच्छा ये बताओ हमको, ये जो मोल ऑक्सीजन का आपको आया है वो कितना लीटर वाटर में है, तो पहले ही हमने मान लिया है 1 लीटर वाटर में। भाई ऐसे समझो ना, 1 लीटर वाटर हमने लिया, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ml में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में कितना मोल, 1000 बटा 18, जिसको हम 55.55 लिख रहे हैं। तो 1000 को 1000 बाई 18 को हम लिख रहे हैं 55.55, तो ये जो 55.55 को लिखे अल्टीमेटली हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, दिस मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर मींस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर में तो बहुत कम O2 घुला हुआ है, तो इसका मतलब दिस मच मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यही ना मोलरिटी हो गया, क्योंकि मोलरिटी का मतलब ही होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि मतलब ऐसे समझो, अब ऐसे समझो कि 2.55 into 10 to the power minus 4 mole of O2 is present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, इसलिए मोलैरिटी क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई 2.55 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर। मोलैरिटी निकाला आपने, मोलैरिटी निकाला मैंने, कंसंट्रेशन निकाला, कंसंट्रेशन निकाला मतलब
आपने कंसंट्रेशन को पहले निकाला था मोल फ्रैक्शन के रूप में, अब आपने सॉल्युबिलिटी को जिसको मोल फ्रैक्शन के रूप में निकाला था उसी सॉल्युबिलिटी को हमने निकाल दिया यहाँ मोलैरिटी के रूप में। तो कहा जाए कि सॉल्युबिलिटी कितना आया, सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, सॉल्युबिलिटी कितना आया, मैंने बताया ना सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को ढेरों सारे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको भी तो कर ही सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को भी बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी आ गया कितना आपका, सॉल्युबिलिटी आ गया 2.55 into 10 to the power minus 4 m, कैपिटल M माने मोलैरिटी के रूप में। तो इस तरीके से आप इस सवाल को देख सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सॉल्युबिलिटी के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, कब कौन सा इक्वेशन लेते हैं, P प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू P, इन दोनों में कब किसको लेना है ये डिसाइड करता है केज का यूनिट। सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के रूप में होगा कि कुछ और के रूप में होगा ये भी डिसाइड करता है केज का यूनिट। अगर केज का यूनिट सिर्फ बार में या बार इनवर्स में दिया है तो समझ लो कि जो सॉल्युबिलिटी है वो आपका मोल फ्रैक्शन के रूप में ही है, और अगर कुछ है बार के साथ जैसे केजी इनवर्स या मोलल ऐसा कुछ तो समझ लो मोलैलिटी के रूप में दिया, मोलैलिटी कुछ भी हो सकता है। यानी सॉल्युबिलिटी इज ए काइंड ऑफ कंसंट्रेशन, a special kind of concentration of solution where the solutes are gas and the solvent are liquid and still the gases are in very slight amount, बहुत कम अमाउंट में गैस घुला होता है लिक्विड में, वैसे कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन की जगह पर सॉल्युबिलिटी। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा दें। Now, second question. अगला क्वेश्चन जो है उस पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एयर कंटेन्स O2 and N2 in the ratio of 1:4. Calculate the ratio of solution calculate the ratio of solubilities, ratio of solubilities in terms of mole fraction
in terms of mole fraction, in terms of mole fraction of O2 and N2 dissolved in water, dissolved in water at atmospheric pressure and room temperature, KH for O2 ये दिया है 3.3 into 10 to the power 7 torr, and KH for N2 ये दिया है 6.6 into 10 to the power 7 torr दे दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, हाँ तो क्या होगा, यहाँ पर KH O2 का दे दिया और KH N2 का दे दिया और कह रहा है एयर कंडीशन, एयर कंटेन्स दिस इन रेशियो ऑफ 1.4, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 and N2 dissolved in water। यस, ये क्वेश्चन है, इसको पॉज करके आप कोशिश अगर करें तो बना सकते हैं। कह रहा है कि एयर जो है इसको ट्रीट करिए यहाँ पर कि इसमें N2 है और O2 है और किस रेशियो में, 1:4, मतलब अगर O2 x मोल है तो N2 कितना मोल है, 4x मोल है, तभी तो मोल ऑफ O2 बटा मोल ऑफ N2 कितना आ जाएगा भाई, x/4x मतलब 1/4 आ जाएगा। मतलब ये मान लो कि O2 x मोल में प्रेजेंट है और एयर 4x मोल में प्रेजेंट है, मतलब एयर का वैसे भी यही कंपोजिशन होता है, 78% कम से कम नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में। तो अब ये दे दिया हुआ है, अब ये बताना है आपको कि वाटर में दोनों डिसॉल्व कर रहा है, मतलब वाटर में ऐसा समझो कि एयर डिसॉल्व किया। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन ये था कि एयर डिसॉल्व कर रहा था लेकिन आपको ध्यान रखना था O2 पर ही, लेकिन यहाँ क्या है, एयर डिसॉल्व कर रहा है और O2 भी डिसॉल्व कर रहा है और N2 भी डिसॉल्व कर रहा है। सो यहाँ वाटर में कौन कौन डिसॉल्व किया, वाटर में दोनों डिसॉल्व किया, O2 भी और N2 भी। तो कौन कौन गैस हुआ इसके अंदर गैसेस माने N2 and O2 both are dissolved into water। अब सवाल ये है किस कंडीशन पर डिसॉल्व हो रहा है दोनों, तो कह रहा है कि डिसॉल्व इन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1 बार प्रेशर पर, यानी ये कब डिसॉल्व हो रहा है, ये डिसॉल्व मतलब एयर इज डिसॉल्व्ड एट 1 बार प्रेशर और साथ ही साथ कितने टेंपरेचर पर, रूम टेंपरेचर माने 25 डिग्री C टेंपरेचर। माने इस कंडीशन पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिसॉल्व कर रहा है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोलर रेशियो है वो इस तरह से, माने
बात समझ में आ गई? क्वेश्चन तो आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। N2 और O2 यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है और किस रेशियो में, तो इस नहीं किस रेशियो में ये नहीं पता है, ये तो दिया है एयर का कंपोजिशन। अब आपको बताना है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटीज, माने किस रेशियो में घुला है दोनों, मोल फ्रैक्शन के टर्म में सॉल्युबिलिटी को निकालना है। तो बताना है दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, माने मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनसाइड वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनसाइड वाटर क्या होगा, जबकि आउटसाइड वाटर एयर में उन दोनों का कंपोजिशन कितना दे रखा है 1:4 का। तो सवाल कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ये बताना है आपको टोटल मोल कितना हो गया, टोटल मोल ऑफ गैसेस 5x मोल x + 4x, ये नहीं करते हैं, कितना हो गया 5x मोल। अच्छा ये बताओ आप हमको, यहां पर अगर कहा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर, यही ना होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 माने मोल ऑफ O2 कितना है, मोल ऑफ O2 x बटा टोटल मोल 5x, और प्रेशर कितना है 1 बार, टोटल प्रेशर, तो एयर इज डिसॉल्व्ड एट 1 बार प्रेशर, इसी को ना मानना है टोटल प्रेशर, इसी प्रेशर पर ना डिसॉल्व हो रहा है जी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों। तो ये कट के हो गया 1/5 into 1 बार मतलब कि 0.2 बार। अब यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 0.2 बार है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.8 बार होगा, तभी तो टोटल प्रेशर 0.8 और 0.2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। हालांकि आप चाहें ऐसे तो हम समझ गए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा 0.8 बार, हालांकि आप चाहें तो निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू प्रेशर टोटल, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मोल ऑफ N2 बाय टोटल मोल इनटू 1 बार, x कट गया 0.8 बार। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप चाहे तो, माने इस फार्मूला से आपने दो चीज निकाला, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। लेकिन क्या पार्शियल प्रेशर निकालने से आपने सॉल्युबिलिटी निकाला, नहीं, सॉल्युबिलिटी निकालना पड़ेगा, अब निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए इस इधर वाले पार्ट को मिटा दें, इधर वाला पार्ट यूजलेस है, तो समझने वाला पार्ट कैसे। देखो जी, अब क्या करना है, अगर आप हेनरी लॉ यूज करें तो हेनरी लॉ का यूनिट दे रखा है टॉर में, टॉर में दे रखा है, इसका मतलब निश्चित रूप से कौन वाला एक्सप्रेशन यूज करना है, P = kh * मोल फ्रैक्शन, ये वाला यूज करना है। तो अगर हम यूज करें माने यूजिंग हेनरी लॉ, वी गेट, दोनों को यूज करो भाई, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू kh ऑफ O2, ये इसका हो गया O2 के लिए। उसी तरह से N2 के लिए P ऑफ N2 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू kh ऑफ N2। तो यहां से अगर कहें हम xO2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PO2 बटा kh इनटू O2, kh ऑफ O2। उसी तरह से कहा जाए x ऑफ N2 बराबर क्या हो जाएगा, P ऑफ N2 बटा kh ऑफ N2, माने ये सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 नहीं आ गया। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि जो घुला है अंदर जाकर वाटर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो सॉल्युबिलिटी आ गया है ना, या
कंसंट्रेशन आ गया इतना या मोल फ्रैक्शन आ गया इतना, जो बोलना है बोलो भाई। तो सॉल्युबिलिटी इतना आ गया O2 का। अब कह रहा है इसका माने आपसे सवाल बेसिकली पूछा है कि XO2 बटा XN2 कितना, ये आपसे क्वेश्चन किया है माने आपको फाइंड आउट ये करना है। फाइंड आउट ये करना है तो XO2 पता है, XN2 पता है, रेशियो ले दोनों का A बटा B कर दो, ये A है ये B है, तो A by B कर दो, A डिवाइडेड बाय B क्या आएगा हमको, उसको जरा देख लेते हैं। A डिवाइडेड बाय B, A कितना है भाई माने XO2 डिवाइडेड बाय XN2, XN2 दिस इज इक्वल टू क्या होगा, XO2 है PO2 डिवाइडेड बटा KHO2 और फिर से डिवाइड करना है PN2 बटा KHN2, तो XO2 बटा XN2 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PO2 बटा KHO2 का इनटू KHN2 का बटा PN2 का। अब बता दो PO2 का कितना है 0.2 एंड KHO2 का कितना है 3.30 into 10 to the power 7, 10 to the power 7। KHN2 का कितना है 6.6 into 10 to the power 7 और PN2 का कितना है 0.8। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब क्या होगा, क्या होगा भाई, होगा ये कि x मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 बटा 3.30 into 6.60 बटा 0.8। अच्छा ये कितना से कटेगा, ये हो जाएगा आपको 11 6 जा ये 11 3 जा मतलब 0.2 into 6 बटा 3 into 0.8। अच्छा कितना आएगा जी, 6 2 जा 12, 1.2 बटा 2.4 कितना आएगा 1 बटा 2 कितना आएगा 1/2। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आएगा माने मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 is to मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दिस इज इक्वल टू 1:2 आएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो है या यूं कह लीजिए कि सॉल्युबिलिटी का रेशियो है या यूं कह लीजिए कंसंट्रेशन का रेशियो है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ इससे कुछ ना कुछ समझ में तो आया होगा कैसे सवाल को करते हैं। आगे बढ़े हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे हम और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जेई की प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।